हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस पेपर 35 सॉल्व करेंगे जो टीजीटी इंग्लिश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज कॉल्ड प्रॉब्लम प्ले राइटर। तो प्रॉब्लम प्ले राइटर किसको यहाँ पे बोला जाता है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, मैं सिर्फ आंसर ही यहाँ पे बताऊंगी जिससे हमारी वीडियो बड़ी भी ना हो और हम इसको जल्दी जल्दी रिवाइज करते चलें। तो प्रॉब्लम प्ले राइटर हम यहाँ पे गैल्सवर्दी को बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर। देन क्वेश्चन नंबर 2, हु रोट द प्ले द सिल्वर बॉक्स। तो सिल्वर बॉक्स जो प्ले है वो किसने लिखा था। अगेन द करेक्ट आंसर इज गैल्सवर्दी हेयर। ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर, गैल्सवर्दी। सो आई थिंक 1906 में आया था ये प्ले। देन थर्ड क्वेश्चन इज इन विच ईयर द सिल्वर बॉक्स अपीयर। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, 1906। तो हमें डेट भी अच्छे से लर्न होनी चाहिए सभी प्लेज की। देन क्वेश्चन नंबर 4, हु रोट द प्ले जॉय। तो जॉय जो प्ले है वो किसने लिखा है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, गैल्सवर्दी। देन क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ईयर द प्ले जॉय वाज पब्लिश्ड। तो जो जॉय जो प्ले है गैल्सवर्दी का, उसका ईयर बताना है हमें, कौन से ईयर में उसको पब्लिश किया गया था। द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, 1909। देन क्वेश्चन नंबर 6, हु रोट द प्ले स्ट्राइफ। तो स्ट्राइफ जो प्ले है वो किसने लिखा है। द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, गैल्सवर्दी। एंड आई थिंक 1909 में ये प्ले आया था। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे नीचे आ गया है, ठीक है। आगे से मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि क्वेश्चन सारे दिए हुए हैं यहाँ पे। देन क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ईयर द प्ले स्ट्राइफ वाज पब्लिश्ड। तो ये पब्लिश कब करवाया गया था। द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, 1909। ओके, इसमें स्ट्राइक के बारे में जो एक हड़ताल हुई थी किस तरह से, वो वाला जिक्र किया गया है। तो डिस्प्यूट दिखाया गया है लेबर और उनके जो मालिक हैं उनके बीच में। देन क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ईयर द प्ले जस्टिस वॉज पब्लिश्ड। तो जो जस्टिस प्ले है वो कौन से ईयर में पब्लिश किया गया था। द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, 1910। और जस्टिस प्ले ये किसने लिखा था, इनके ऑथर हैं गैल्सवर्दी। देन क्वेश्चन नंबर 9, हु रोट द प्ले द स्किन गेम। तो द स्किन गेम इज अ प्ले और किसने लिखा है ये। द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, गैल्सवर्दी। देन क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ईयर द प्ले द स्किन गेम पब्लिश्ड। कौन से ईयर में द स्किन गेम जो प्ले है उसको पब्लिश किया गया था। द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, 1920। क्वेश्चन नंबर 11, हु रोट द प्ले अ फैमिली मैन। तो यहाँ पे अ फैमिली मैन प्ले है, इसके हमें ऑथर बताने हैं। द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, गैल्सवर्दी। देन क्वेश्चन नंबर 12, हु इज ऑस्कार वाइल्ड। तो ऑस्कार वाइल्ड कौन है। द करेक्ट आंसर इज डी, ड्रामेटिस्ट। देन क्वेश्चन नंबर 13, हु रोट द प्ले द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। ये प्ले है एक और किसने लिखा है ये बताना है। द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, ऑस्कार वाइल्ड। देन क्वेश्चन नंबर 14, हु रोट द फेरी टेल द हैप्पी प्रिंस। तो जो फेरी टेल है द हैप्पी प्रिंस, ये किसने लिखा है। अगेन द करेक्ट आंसर इज ऑस्कार वाइल्ड। देखिए मैं तो इसको वाइल्ड ही बोलती हूँ, आई थिंक ये विल्डे भी हो सकता है, तो आप देखिए आप इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज द नेशनलिटी ऑफ ऑस्कार वाइल्ड। तो ऑस्कार वाइल्ड की जो नेशनलिटी है वो हमें यहाँ बतानी है, कौन से देश से बिलोंग करते हैं वो। द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, आयरिश। देन क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ईयर जॉन गाल्सवर्दी वॉन नोबेल प्राइज। तो जॉन गाल्सवर्दी ने नोबेल प्राइज कौन से ईयर में उन्होंने वॉन किया था। द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, 1932। तो इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। 17 क्वेश्चन, विच एज चार्ल्स डिकेंस बिलोंग टू। तो चार्ल्स डिकेंस कौन सी एज से बिलोंग करते हैं। द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, विक्टोरियन एज।
क्वेश्चन नंबर 18, विच एज थॉमस हार्डी बिलोंग टू। तो थॉमस हार्डी कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, विक्टोरियन एज। देन 19 क्वेश्चन, इन विच जेनर वी फाइंड स्पिरिट ऑफ रिवोल्ट इन विक्टोरियन एज। तो स्पिरिट ऑफ रिवोल्ट हम कौन से विक्टोरियन एज में कौन से जेनर में मतलब ये लिखा गया है वर्क? द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, नोवेल। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। देन क्वेश्चन नंबर 20, इन हुज नॉवेल्स वी फाइंड अ माइन्यूट स्टडी ऑफ मैनकाइंड। तो किसके नॉवल में हम माइन्यूट स्टडी जो मैनकाइंड की माइन्यूट स्टडी को देखते हैं? द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, डिकेंस। क्वेश्चन नंबर 21, हु रोट द नोवेल डेविड कोपरफील्ड। तो जो डेविड कोपरफील्ड है ये नोवेल है एक क्वेश्चन तो यही हो गया, इसका जेनर भी पूछा जा सकता है। तो डेविड कोपरफील्ड क्या है? एक नोवेल है, और इसको किसने लिखा है? इनके ऑथर हमें बताने हैं यहाँ पे। द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, डिकेंस। देन क्वेश्चन नंबर 22, पिंडारिक ओड्स अनदर नेम इज। तो पिंडारिक ओड का दूसरा नाम बताना है हमें। पिंडारिक ओड को और किस नाम से हम जानते हैं? द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, द डोरियन ओड। क्वेश्चन नंबर 23, पिंडारिक ओड्स वर रिटन फॉर। तो पिंडारिक ओड्स जो है किसके लिए लिखा गया है? द करेक्ट आंसर इज ए हेयर, द ओनर ऑफ विक्ट्री। देन 24 क्वेश्चन, डैश इज द एग्जाम्पल ऑफ पिंडारिक ओड। तो इनमें से कौन सा पिंडारिक ओड का एग्जाम्पल है? So the correct answer will be C here, both A and B, means the progress of poesy and the bard, they both are the example of Pindaric ode. तो ये दोनों ही Pindaric ode के एग्जाम्पल हैं। 25 क्वेश्चन, Pindaric ode is also known as, और Pindaric ode को और किस नाम से जाना जाता है? The correct answer is A here, the choral ode. 26 क्वेश्चन, ओड इज अ पोम दैट रिटन फॉर एन। तो ओड एक पोम होती है जो किस लिए लिखी जाती है, यहाँ हमें बताना है। द करेक्ट आंसर इज ए, ओकेशन। तो किसी भी ओकेशन के लिए ओड को लिखा जाता है। देन 27 क्वेश्चन, द फॉर्म ऑफ ओड्स आर। तो ओड्स के यहाँ पे हमें फॉर्म बताने हैं, कौन कौन से होते हैं? The correct answer is A here, Pindaric, Horatian and irregular. तो odes के 3 टाइप्स होते हैं, Pindaric ode, Horatian ode and irregular ode. Then 28 question, dramatic monologue is a chief feature of। तो dramatic monologue किसका chief feature है? chief means यहाँ पे important। The correct answer will be D here, Victorian age. Then 29 question, what is the primary effect of the dramatic monologue form। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग फॉर्म का हमें प्राइमरी इफेक्ट यहाँ पे देखना है, कौन सा है। देख लेते हैं सभी ऑप्शंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज डी, ड्रामेटिक आयरनी। 30 क्वेश्चन, द लैंग्वेज ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज समटाइम्स। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग की जो लैंग्वेज है समटाइम्स कैसी होती है वो? द करेक्ट आंसर इज ए, रफ एंड कोर्स। देन 32 क्वेश्चन, ड्रामेटिक मोनोलॉग कैन बी यूज्ड फॉर। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग को किस लिए यूज किया जा सकता है? द करेक्ट आंसर इज बी हेयर, साइको एनालिसिस। 32 क्वेश्चन, अ शॉर्ट स्टोरी इन वर्स इज डिफाइंड एज। तो शॉर्ट स्टोरी वर्स होता है पोएटिक फॉर्म, तो पोएटिक फॉर्म में लिखी हुई कोई शॉर्ट स्टोरी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, बैलेड।
तो बैलेड इज अ शॉर्ट स्टोरी जिसको हम वर्स की फॉर्म में बोलते हैं, और इसको जो घर 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 जाके मीन्स डोर टू डोर जाके या रास्ते में घूमते फिरते इसको गाया जाता है, और ये जो क्वाट्रियन में लिखी जाती है। देन 33 क्वेश्चन, अ बैलेड वॉज sung with a strong narrative substance sung to accompaniment। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए, डांसिंग। तो इसको गाया भी जाता है और इसको नाचते हुए इसको गाया जाता है बैलेड को। 34 क्वेश्चन, द पॉपुलर बैलेड हैड। तो पॉपुलर जो बैलेड होते हैं उसमें क्या जो उसका यहाँ पे चीफ फीचर्स हमें बताने हैं। द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, ऑल ऑफ दीज means all the points are correct here. A strong dramatic element, a strong sense of participation and much entertainment. तो both the all the options are correct here. तो D option is correct. 35 क्वेश्चन, तो यहाँ पे रोमियो एंड जूलियट से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं। शेक्सपियर का लिखा फेमस वर्क है ये। 35 क्वेश्चन, व्हाट डज पेरिस थिंक हैज अपसेट जूलियट सो मच। तो पेरिस को क्या लगता है कि किस चीज़ से जूलियट इतनी ज़्यादा अपसेट हो गई है। द करेक्ट आंसर विल बी हेयर, टाइबाल्ट डेथ। तो जो टाइबाल्ट की जो डेथ हो गई थी उस वजह से पेरिस सोचता है कि जूलियट जो अपसेट है वो इस वजह से है, क्योंकि टाइबाल्ट कौन था, उसका कजिन था। तो अपने कजिन की डेथ पर जो जूलियट है वो बहुत परेशान है। 36 क्वेश्चन, हाउ डज जूलियट रिस्पॉन्ड टू पेरिस। और जूलियट जो पेरिस को किस तरह से रिस्पॉन्स करती है। द करेक्ट आंसर विल बी ए, विद इंडिफरेंस। तो इंडिफरेंस मीन्स उदासीन, वो बिल्कुल उसकी तरफ से बिल्कुल इंडिफरेंस रहती है, उस पर कोई भी वो फोकस नहीं करती। 37 क्वेश्चन, व्हाट इज फ्रायर लॉरेंस प्लान फॉर जूलियट। तो फ्रायर लॉरेंस का क्या प्लान था जूलियट के लिए। द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, शी विल फेक हर ओन डेथ एंड रन अवे विद रोमियो। तो फ्रायर लॉरेंस ने ये प्लान बनाया था कि जूलियट क्या करेगी, वो प्रिटेंड करेगी एज सीवर डेड, कि जैसे वो मर चुकी हो और वो रोमियो के साथ भाग जाएगी। सब लोगों को लगेगा जूलियट मर गई है और वो क्या करेगी, रोमियो के साथ भाग जाएगी। 38 क्वेश्चन, हाउ डज जूलियट सरप्राइज हर पेरेंट्स। और जूलियट के जो पेरेंट्स हैं कैसे सरप्राइज हो जाते हैं, जूलियट क्या करती है ऐसा जो उसके पेरेंट्स बहुत सरप्राइज हो जाते हैं उसकी बात सुनकर। द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, बाय एग्रीइंग टू मैरी पेरिस। तो जो जूलियट के जो पेरेंट्स थे वो क्या चाहते थे कि वो चाहते थे कि जूलियट की शादी पेरिस से करा दी जाए। स्टार्टिंग में जूलियट जो बिल्कुल डिसएग्री हो जाती है, वो बिल्कुल मना कर देती है, लेकिन जब वो प्लान बना लेती है फ्रायर लॉरेंस के साथ में तो वो एग्री कर लेती है, ठीक है मैं शादी कर लूँगी पेरिस के साथ, जिससे कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं सुन के। देन 39 क्वेश्चन, हाउ डज कैपुलेट रिएक्ट टू जूलियट्स डिसीजन। और कैपुलेट कैसे रिएक्ट करते हैं जूलियट के डिसीजन पर। द करेक्ट आंसर इज ए हेयर, ही चेंजेस द डे ऑफ द वेडिंग। वो वेडिंग का जो डे है उसको चेंज कर देते हैं। तो जूलियट जो एक उनके सामने ये कंडीशन रखती है वेडिंग की जो डेट चेंज करने के लिए, और जब वो एग्री हो गई तो कैपुलेट इतने खुश हो जाते हैं, कैपुलेट फैमिली से बिलोंग करती थी जूलियट, तो वो इतने खुश हो जाते हैं कि वेडिंग की डेट भी चेंज करने को तैयार हो जाते हैं। देन 40 क्वेश्चन, व्हाट डज जूलियट फियर मे हैपन व्हेन शी ड्रिंक्स द पोशन। तो जब जूलियट को फ्रायर लॉरेंस एक पोशन देते हैं जिससे क्या होने वाला था कि वो बेहोश हो जाने वाली थी, आई थिंक 48 आवर्स के लिए और 42, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, तो उसको जूलियट को देना था जिससे सब लोग समझें कि जूलियट मर चुकी है, और वो जूलियट को जब कब्र में वहाँ पे दफना देंगे तो वो फ्रायर लॉरेंस उसको निकाल के रोमियो के साथ भगा देंगे। ये तो प्लान था उनका। तो जूलियट जो कुछ डरी हुई थी इस प्लान से, उस पोशन को पीने के लिए, कि उसके मन में ऐसा क्या चल रहा था कि वो इतना ज़्यादा डरी हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी,
शी विल डाई और वेक अप अलोन इन द टॉम्ब। तो उसको ये डर था या तो वो मर जाएगी, और अगर वो बच भी गई तो वो जो टॉम्ब है उनका, जो जिसमें उसको दफनाया जाएगा, उसमें जब वो जागेगी तो वो खुद को अकेला पाएगी, तो वो इसलिए ज़्यादा डरी हुई थी। देन 41 क्वेश्चन, वाई डज जूलियट थिंक फ्रायर लॉरेंस माइट बिट्रे हर। बिट्रे होता है यहाँ पे धोखा देना, तो जूलियट ने ऐसा क्यों सोचा कि फ्रायर लॉरेंस जो है उसको धोखा दे सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, टू हाइड हिज रोल इन हर मैरिज। तो उसको लगा, क्योंकि उसने जो सीक्रेटली रोमियो एंड जूलियट की शादी करा दी थी, तो उसको ये डर था कि कहीं फ्रायर लॉरेंस उसको धोखा ना दे दें, क्योंकि वो अपना रोल जो छुपाना चाहेंगे कि उन्होंने उन दोनों की शादी कराई है। तो इसलिए उसके मन में डाउट था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो धोखा दे दें जूलियट को। देन 42 क्वेश्चन, हुज घोस्ट डज जूलियट सी बिफोर ड्रिंकिंग द पोशन। तो उस पोशन को पीने से पहले, जो फ्रायर लॉरेंस ने उसको पोशन दिया था पीने के लिए, उससे पहले जूलियट ने किसके घोस्ट को देखा। द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, टाइबाल्ड्स। टाइबाल्ड कौन था, जूलियट का कजिन था जिसको रोमियो ने मार दिया था, तो उसी के घोस्ट को जूलियट देखती है। 43 क्वेश्चन, हु डिस्कवर जूलियट्स सीमिंगली डेड बॉडी। तो किसको जो जूलियट की जो डेड बॉडी मिलती है, यहाँ सीमिंगली क्यों है, क्योंकि सी वॉज प्रिटेंडिंग लाइक अ डेड बॉडी, तो वो डेड सच में नहीं हुई थी, वो जो सिर्फ प्रिटेंड कर रही थी। तो किसको उसकी जो डेड बॉडी मिली। द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, द नर्स। जूलियट की जो नर्स है, सबसे पहले उसने देखा कि जूलियट इज डाइड। देन 44 क्वेश्चन, वाई डू द म्यूजिशियंस डिसाइड टू स्टे एट द कैपुलेट्स हाउस। और जो म्यूजिशियन आए हुए थे उनकी मैरिज कराने के लिए, जब सबको पता लगता है जूलियट इज डेड, जूलियट मर चुकी है, तो म्यूजिशियन डिसाइड करते हैं वहीं पे रुकने के लिए। और उन्होंने वहाँ रुकने के लिए डिसाइड क्यों किया था। द करेक्ट आंसर इज बी हेयर, टू गेट अ फ्री लंच। तो उन्होंने सोचा था ले आ तो गए ही हैं, कम से कम फ्री लंच तो खा के चलेंगे जब मैरिज में आए हुए हैं। तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जूलियट मर चुकी है, उन्हें सिर्फ अपने फ्री लंच से मतलब था। देन 45 क्वेश्चन, वाई डज पेरिस फाइट रोमियो। और पेरिस रोमियो से फाइट क्यों करता है। द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, ही ब्लेम्स रोमियो फॉर जूलियट्स डेथ। तो वो रोमियो को ब्लेम करता है, दोषी ठहराता है जूलियट की मृत्यु के लिए। 46 क्वेश्चन, व्हाट इज द लास्ट थिंग रोमियो डज बिफोर ही डाइज। और रोमियो मरने से पहले क्या करता है। द करेक्ट आंसर इज ए, ही किसेस जूलियट। वो जूलियट को किस करता है। देन 47 क्वेश्चन, वाई डज फ्रायर लॉरेंस लीव जूलियट अलोन इन द टॉम्ब। और फ्रायर लॉरेंस जो है जूलियट को टॉम्ब में अकेला क्यों छोड़ देते हैं। तो ऑप्शन ए, ही इज एफ्रेड ऑफ बीइंग डिस्कवर्ड देयर। क्योंकि वो डर गए थे कि उनका जो सीक्रेट है वो सबके सामने खुल ना जाए। 48 क्वेश्चन, हाउ डज जूलियट फर्स्ट ट्राई टू किल हर सेल्फ। तो जूलियट अपने को कैसे मतलब मारने के लिए सोचती है कि खुद को कैसे किल कर लेगी वो। द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, बाई किसिंग रोमियोज पॉइजन लिप्स। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले फ्रायर लॉरेंस ने प्लान बनाया था कि वो जूलियट को क्या करेंगे, जूलियट को एक पोशन दे देंगे जिससे वो बेहोश हो जाएगी, सब लोग समझेंगे कि जूलियट मर चुकी है और उसको टॉम्ब में दफना दिया जाएगा। उसके बाद वो क्या करेंगे, जूलियट को वहाँ से निकाल के और वो रोमियो के साथ उसको भगा देंगे। लेकिन जब रोमियो वहाँ पे आता है तो रोमियो को उनके जो प्लान के बारे में पता नहीं चलता, और वो क्या करता है, वो खुद को भी जो जहर पी करके खुद को भी मार लेता है। और जब जूलियट सच में जागती है, उसको होश आता है, वो देखता है कि ये तो रोमियो मर चुका है, तो वो क्या करती है, रोमियो को किस करती है। वो सोचती है कि थोड़ा बहुत जो पॉइजन है वो उसके लिप्स पे लगा होगा जिससे वो खुद को मार लेगी। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वो अपने आप को स्टैब कर लेती है, अपने आप को खंजर से मार लेती है।
तो यहाँ देखिए, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाय किसिंग रोमियोज पॉइजन लिप्स। देन 49 क्वेश्चन, हाउ डू कैपुलेट एंड मोंटेग रिएक्ट टू द डेथ ऑफ दियर चिल्ड्रन। तो कैपुलेट फैमिली से जूलियट बिलोंग करती थी और मोंटेग फैमिली से रोमियो। तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं रोमियो और जूलियट की डेथ पे। द करेक्ट आंसर इज सी, दे एग्री टू एंड देयर फ्यूड। तो वो अपना जो फ्यूड है, फ्यूड मीन्स झगड़ा, वो अपने झगड़े को ख़त्म करने के लिए एग्री हो जाते हैं। 50 क्वेश्चन, वाई इज रोमियो हैप्पी व्हेन वी फर्स्ट सी हिम इन मांतुआ। तो रोमियो इतना हैप्पी क्यों था जब हम उसे सबसे पहले मांतुआ में देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, ही हैड अ ड्रीम अबाउट जूलियट। तो उसने जूलियट का सपना देखा था, दैट्स वाई ही वॉज हैप्पी। 51 क्वेश्चन, व्हाट न्यूज डज बाल्थजार ब्रिंग टू रोमियो। तो बाल्थजार जो कौन है, रोमियो का सर्वेंट है, वो रोमियो के लिए क्या न्यूज लाता है। द करेक्ट आंसर इज बी हेयर, जूलियट इज डेड। तो देखिए, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग यहीं से शुरू हुई थी। जो उसका जो सर्वेंट है वो उसको बताता है रोमियो को कि जूलियट क्या है, जूलियट इज डेड, वो मर गई है। और उसको फ्रायर लॉरेंस ये वाली न्यूज पहुंचाने वाले थे कि वो मरी नहीं है, वो सिर्फ प्रिटेंड कर रही है मरने का। तो उसको वो वाली न्यूज़ तो मिलती नहीं है और ये वाली न्यूज़ मिल जाती है, जिससे कि ये स्टोरी ट्रेजिक बनती है यहाँ पे। अदरवाइज तो दोनों भाग ही जाते और सब सही हो जाता। देन 52 क्वेश्चन, व्हाट डज रोमियो प्लान टू डू आफ्टर हियरिंग बल्थजार्स न्यूज। तो रोमियो क्या प्लान करता है अपने जो नौकर बल्थजार की न्यूज़ सुनने के बाद। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, किल हिमसेल्फ इन जूलियट्स टॉम्ब। तो वो डिसाइड करता है कि ही विल किल हिमसेल्फ इन जूलियट्स टॉम्ब, कि वो भी जूलियट की टॉम्ब के पास जा कर के अपने आप को ख़त्म कर लेगा। 53 क्वेश्चन, वाई डिड नॉट फ्रायर जॉन डिलीवर द लेटर। और फ्रायर जॉन, जो फ्रायर लॉरेंस ने किसको भेजा था, फ्रायर जॉन को भेजा था लेटर डिलीवर करने के लिए रोमियो को, कि जूलियट प्रिटेंड कर रही है मरने का। तो फ्रायर जॉन वहाँ पे क्यों डिलीवर नहीं कर पाते लेटर, क्या रीजन होता है ऐसा। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, ही वाज स्टक इन अ क्वारंटाइन हाउस। तो उसको वहाँ पे क्वारंटाइन हाउस में जो वहाँ पे वो फंस गए थे। 54 क्वेश्चन, व्हाट डज फ्रायर लॉरेंस प्लान टू डू विद जूलियट। और फ्रायर लॉरेंस ने क्या प्लान बनाया था जूलियट के लिए। द करेक्ट आंसर इज ए, टेक हर बैक टू हिज सेल, कि वो उसको अपनी सेल में वापस ले जाएंगे। 55 क्वेश्चन, हु रोट टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइड अबाउट शेक्सपियर। तो किसने ये स्टेटमेंट दी थी शेक्सपियर के लिए। द करेक्ट आंसर विल बी सी, रॉबर्ट ग्रीन। 56 question, who is the speaker of these lines. All the words is a stage and all the men and women merely players. The correct answer will be D here, जैक्स। तो ये एज यू लाइक इट से ली गई लाइन्स हैं जिसका स्पीकर जैक्स है। ओके और ये परफॉर्म कब हुआ था 1599 में। देन 57 क्वेश्चन, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू यू फाइंड द फॉलोइंग कोट। तो ये जो कोट है ये कौन से प्ले से ली गई है। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन प्लेस बीनीथ। तो ये जो कोटेशन है ये कहाँ से ली गई है। द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, मर्चेंट ऑफ वेनिस। और अगर ये आ जाए कि ये जो स्टेटमेंट है बोली किसने है तो ये पोर्सिया ने बोली है। देन 58 क्वेश्चन, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद द लाइन फियर इज फॉल एंड फॉल इज फियर, वी शैल मीट अगेन इन थंडर लाइटनिंग और इन रेन। तो ये स्टेटमेंट बतानी है हमें, फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर कहाँ से ली गई है। द करेक्ट आंसर इज ए हेयर, मैकबेथ। और किसने बोली है ये स्टेटमेंट, ये विचिस ने बोली हैं।
और ये एक्ट 1 सीन 1 से ली गई है। 59 क्वेश्चन, द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। तो ये फ्रेज है यहाँ पे वाज यूज टू शेक्सपियर, ये शेक्सपियर के लिए बोली गई है और किसने बोली है ये हमें यहाँ पे बताना है। द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, बेन जॉनसन। तो बेन जॉनसन उन्हीं के कंटेम्प्रेरी थे जिन्होंने ये लाइन बोली है शेक्सपियर के लिए। 60 क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ फिक्शन वर्ड्सवर्थ हैज अपीयर्ड एज अ कैरेक्टर। तो वर्ड्सवर्थ को कैरेक्टर के रूप में इनमें से कौन से वर्क में दिखाया गया है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ई, ऑल ऑफ द एबव। तो इन सभी में उसको एज अ कैरेक्टर डिपिक्ट किया गया है। तो इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, ऑल ऑफ द एबव। मीन्स विलियम किंसोल्विंग, जैस्पर एफोर्ड, वॉल मैकडर्मिट एंड स्यू लिम। Then 61 question, which sonnet of Wordsworth is perceived as the decadent material cynicism of the time? So the correct answer will be B here, the world is too much with us. Then 62 question, which poem Wordsworth is appreciated by modern critics as greatest ode and a poem containing impassioned sublimity. So 62 question, the correct answer will be B here, ode intimations of immortality. 63 question, Milton wrote a sonnet in 1652 when। तो मिल्टन ने ये सोनेट लिखी है इन 1652, क्या है, वेन, यंग इन ईयर्स बट इन सेज काउंसिल ओल्ड, टू एन इंग्लिश पॉलिटिशियन, स्टेट्समैन एंड कॉलोनियल गवर्नर। तो हु वॉज ही, तो किसके लिए लिखी गई थी ये। द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, सर हेनरी वेन। 64 क्वेश्चन, द रेडी and easy way to establish a free commonwealth was a political tract by Dash, published in London at the end of February 1660. The correct answer will be B here, John Milton. Then 65 question, in his 1641 treatise Dash, Milton expressed his dislike for Catholicism and episcopacy, presenting Rome as a modern Babylon and bishops as Egyptian taskmaster. तो देखिए 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऑफ रिफॉर्मेशन। 66 क्वेश्चन, सैमसन्स ब्लाइंडनेस एंड कैप्टिविटी इन सैमसन एगोनिस्टिस मिरर्स। तो 66 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज मिल्टन्स ओन लॉस्ट साइट। तो मिल्टन की जो आई लॉस्ट हो गया था साइट का, जो उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, तो उसी को यहाँ पे उन्होंने एक तरह से डिपिक्ट किया है सैमसन्स ब्लाइंडनेस, सैमसन की ब्लाइंडनेस के रूप में, एंड कैप्टिविटी, कैप्टिविटी होता है उसको जो पकड़ लिया गया था। ओके। 67 क्वेश्चन, in which work Milton called for the liberty to know, to utter, and to argue freely according to conscience, above all liberties to the conflicting Protestant denominations. The correct answer is B here, Areopagitica, 1644. तो इसी में तो इन्होंने लिबर्टी ऑफ फ्रीडम को शो किया था, लिबर्टी ऑफ नो, टू अटर, टू आर्ग्यू, बोलने की आज़ादी, पब्लिश करने की आज़ादी, दैट्स ऑल। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। देन 68 क्वेश्चन, ही इज अ शॉर्टिश मैन। तो वो एक शॉर्टिश मैन है विद वाइट साइड विस्कर।
और प्लेंटीफुल, ग्रे हेयर, सफ़ेद बाल हैं उनके, वाइट साइड उनकी क्या है, विस्कर्स हैं, श्रूड आइज हैं, गोल्ड पिंस नेज हैं, स्पेक्टेकल्स। देन विच कैरेक्टर फ्रॉम जस्टिस इज इंट्रोड्यूस इन दीज लाइन्स, तो इस लाइन में किसके बारे में बताया गया है, तो जस्टिस का एक कैरेक्टर है जिसका यहाँ पे बता दिया गया है किस तरह का उसका अपीयरेंस है। तो 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जेम्स हाउ। 69 क्वेश्चन, वॉल्टर हाउ इज द डैश ऑफ जेम्स हाउ, तो जेम्स हाउ का साथ वॉल्टर हाउ का रिलेशन बताना है यहाँ पे। द करेक्ट आंसर इज बी, सन। तो वॉल्टर हाउ क्या है, वो सन है, और जेम्स हाउ क्या है, उनके फादर हैं। 70 क्वेश्चन, हु कन्फर्म्स जेम्स हाउ दैट दिस वाज विलियम फाल्डर द यंग मैन हु कैश्ड द चेक, तो इस चीज़ को कौन कन्फर्म करता है जेम्स हाउ को कि विलियम फाल्डर ही हैं वो यंग मैन जिसने कैश को मतलब चेक को कैश करवाया था। द करेक्ट आंसर इज ए हेयर, द बैंक कैशियर मिस्टर काउली। तो देखिए स्टार्टिंग में तो सिर्फ ये डाउट होता है किसी ने 9 पॉइंट को 90 पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन जब इस बारे में इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो बैंक का जो कैशियर है मिस्टर काउली वो कंफर्म करता है कि मिस्टर ये जो फाल्डर हैं विलियम फाल्डर वो मेरे पास आए थे और उन्होंने ही चेक को कैश कराया। 71 क्वेश्चन, व्हेन फाल्डर कन्फेसेस हिज ऑफेंस व्हाट रीजन ही गिव, और जब वो अपनी जो गलती को स्वीकार करते हैं फाल्डर तो वो क्या रीजन देते हैं। द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, ही रिप्लाइज दैट ही वाज बैडली इन नीड ऑफ मनी, कि उसको जो पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, दैट्स वाई ही डिड दैट। देन 72 क्वेश्चन, व्हाट चेंजेज वर मेड इन द चेक एंड काउंटर फॉइल बाय फाल्डर, तो फाल्डर ने ऐसा क्या मतलब वहाँ पे क्या उसने अपराध किया था, क्या चेक में उन्होंने क्या जो है चेंजेज किए थे, हमें यहाँ बताना है। The correct answer is A here. He added a note to 9 and tie to 9 मीन्स वहाँ पे जो 9 लिखा हुआ था 9, तो उन्होंने 9 का क्या किया था 90 बना दिया था। ओके तो ही एडेड अ नोट टू 9 एंड टाई टू 9, तो 9 को उन्होंने क्या बना दिया था 90 बना दिया था। 73 क्वेश्चन, What promise William Falder makes to James Howe when he found guilty, जब विलियम फाल्डर जो गिल्टी पाए जाते हैं तो क्या प्रॉमिस करते हैं वो जेम्स हाउ से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आई विल नॉट डू इट अगेन, कि मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। आई वॉन्ट, आई प्रोमिस, मैं नहीं करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। 73 क्वेश्चन, नो थोड़ा गड़बड़ हो गया है इसमें। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, आई विल पे द मनी बैक, आई विल, आई प्रोमिस। तो वो बोलते हैं कि आई विल पे द मनी बैक, कि जो पैसे मैंने यहाँ से जो गबन कर लिए हैं मैं उसको वापस, मैं सारे पैसे वापस कर दूंगा। आई विल, मैं वापस कर दूंगा। आई प्रोमिस, मैं प्रोमिस करता हूँ। तो इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिए, 73 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 74 क्वेश्चन, चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बेस्ट रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो अंडरलाइन वर्ड देखना है हमें यहाँ पे। एंट इज बिलीव्ड टू बी द मोस्ट इंडस्ट्रियस क्रिएचर, तो यहाँ इंडस्ट्रियस का मीनिंग हमें बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी, डिलीजेंट। तो इंडस्ट्रियस या डिलीजेंट ये दोनों क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती के लिए यूज होता है। 75 क्वेश्चन, इन टीचिंग पोएट्री द एम्फेसिस इज लेड ऑन, तो पोएट्री पढ़ाते हुए जो एम्फेसिस है वो किस चीज़ पे डाला जाता है।
The correct answer is A here, appreciation. 76 question, which of the following alternatives provides the most appropriate one word substitute for the expression given below? तो यहाँ one word बताना है हमें. A supporter of द कोज ऑफ वुमन, तो वुमेन का जो सपोर्टर होता है उसके लिए क्या वन वर्ड यूज करेंगे हम? द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, फेमिनिस्ट. तो यहाँ देखिए, डोंट बी कंफ्यूज इन एफिमिनेट एंड फेमिनिस्ट. एफिमिनेट क्या होता है? ही इज अ मैन लुक लाइक वुमन, जिसकी जो मतलब कुछ अदाएँ होती है वो वीमेन वाली होती हैं, दैट इज एफिमिनेट. और जो वुमन का वेलफेयर चाहते हैं उनको क्या बोलेंगे? फेमिनिस्ट. Then 77 question, choose the correct alternative to complete the sentence. The gardens in Srinagar are more beautiful than. तो इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? द करेक्ट आंसर इज बी, दोज ऑफ मैसूर. यहाँ द गार्डन्स है तो इसलिए हम यहाँ पे प्लूरल चाहिए, तो दोज ऑफ मैसूर. 78 क्वेश्चन, आई विश आई डैश डेड, तो यहाँ पे क्या फिल कर सकते हैं हम? द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, वर. तो देखिए, जो भी चीज़ हम अज्यूम करते हैं कि वो सच नहीं होता, लेकिन हम सोचते हैं काश ऐसा होता, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वर यूज करते हैं. वेदर आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, इट डजंट एनी मैटर. तो आई विश आई वर डेड, कि मेरी इच्छा है काश मैं मर गया होता, तो दैट इज वर. D option is correct here. Then 79 question. She ran fast in the tournament. तो देखिए, यहाँ fast जो है इसका हमें part of speech बताना है, तो the correct answer will be A, adverb. तो she ran fast. तो हम कैसे question पूछ सकते हैं? How did she run? वो कैसे भागी? तो वो कैसे भागी? Fast. तो ये हमारा adverb है जो हमारी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है. 80 क्वेश्चन, द मीटिंग डैश विद अ वोट ऑफ थैंक्स. तो फाइंड द करेक्ट आंसर हेयर. डी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर, कंक्लूडेड. द मीटिंग कंक्लूडेड विद अ वोट ऑफ थैंक्स. देन 81 क्वेश्चन, यहाँ हमें प्रेपोजिशन फिल करना है. ऑल्दो ही इज ब्लाइंड, ही इज वेरी फास्ट डैश कैलकुलेशन. तो फास्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे? प्रेपोजिशन. द करेक्ट आंसर इज बी, एट. ही इज वेरी फास्ट एट कैलकुलेशंस. 82 क्वेश्चन, सेलेक्ट आउट द फॉलोइंग द करेक्ट प्रेफिक्स इफ एनी टू मेक द वर्ड प्रॉपर प्रोड्यूस इट्स ऑपोजिट मीनिंग. तो देखिए, प्रॉपर यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है और इसको हमें ऑपोजिट बनाना है, तो कौन सा हम प्रेफिक्स यूज करेंगे? तो प्रेफिक्स आर द वर्ड्स दैट वी यूज बिफोर एनी वर्ड. तो इसके जो स्टार्टिंग में हम कोई वर्ड ऐड करेंगे दैट इज प्रेफिक्स, और जो हम बाद में ऐड करते हैं दैट इज कॉल्ड सफिक्स. ओके, तो प्रॉपर में हम क्या वर्ड ऐड कर सकते हैं? प्रेफिक्स ऐड कर सकते हैं इसका ऑपोजिट बनाने के लिए. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव. तो जब इनमें से कोई नहीं लग गया तो क्या लग सकता है? इम्प्रॉपर. तो यहाँ पे हमें इम, आई एम, इम ऐड करना होता है, इम्प्रॉपर. 83 क्वेश्चन, द नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज इज. किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, सीखने के लिए कौन सा हमें ऑर्डर यहाँ पे फॉलो करना है? द करेक्ट आंसर इज ए. सबसे पहले हम लिसनिंग करते हैं, किसी लैंग्वेज को सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं और उसके बाद हम उसको लिखना सीखते हैं. तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. 84 क्वेश्चन, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन. तो देखिए, आई थिंक साइकोलॉजी का एक क्वेश्चन इन्होंने ऐड कर दिया है यहाँ पे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, ऑब्जेक्टिव्स. 85 क्वेश्चन, इन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड द टीचर इज. तो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में टीचर की क्या रोल होता है यहाँ पे? द करेक्ट आंसर इज सी, वेरी इंपॉर्टेंट. तो टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. 86 क्वेश्चन, द मेन एम ऑफ यूजिंग डायरेक्ट मेथड इज टू इनेबल द लिसनर
to get mastery in the use of. The correct answer is A, foreign language. तो foreign language हो गया यहाँ पे correct answer. 87 question, in structural approach a listener gets mastery in. तो ये जो structural approach होती है इसमें जो listener होता है वो किस चीज़ में mastery करता है? The correct answer is D here, structure of sentence. Then 88 question, English is not a phonetic language, it means. तो इसका हमें मीनिंग बताना है. English is not a phonetic language. इसका करेक्ट आंसर है बी, pronunciation of word is not sum total of the sounds of letters. मीन्स जितने जो लेटर्स होते हैं उनके जो साउंड्स हैं उनकी जो नंबर है वो अलग है, प्रोनाउंसिएशन उनका अलग है. देन 89 क्वेश्चन, इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर. तो इंग्लिश लैंग्वेज में बताना है हमें यहाँ. द करेक्ट आंसर इज ए हेयर, 12 वोवल साउंड्स, 8 डिप्थोंग्स एंड 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स. क्लियर. तो देखिए जो लेटर्स होते हैं, टोटल लेटर्स कितने होते हैं, लेटर्स कितने होते हैं टोटल? 26 में 5 हमारे वोवल होते हैं और 21 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं. अब इन 5 वोवल्स में जो साउंड्स है वोवल का वो कितना होता है? 12 वोवल साउंड. तो इसमें साउंड्स जो 12 वोवल का होता है और 8 इसमें डिप्थोंग्स होते हैं. और यहाँ 21 जो कॉन्सोनेंट होते हैं इसके 24 साउंड्स होते हैं. ओके. देन 90 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंड राइटिंग. तो इनमें से कौन सी गुड हैंड राइटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? सो द करेक्ट आंसर इज बी, लाउडनेस. तो हैंड राइटिंग में लाउडनेस मीन्स कुछ भी जो साउंड है उसका तो कुछ मतलब ही नहीं है. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर. ये थोड़ा सा मुझे अपना सब्जेक्ट से थोड़ा खिसका हुआ मैटर लग रहा है लेकिन दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट में तो इनको भी देख लेते हैं. द मेन पर्पज ऑफ टीचिंग पोएट्री इज टू डेवलप. तो जो ये हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो पोएट्री को टीचिंग करने का जो मेन पर्पज है वो क्या है? टू डेवलप एस्थेटिक सेंस एंड पावर ऑफ इमेजिनेशन. तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर. 92 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ फ्री कंपोजिशन इन इंग्लिश. तो 92 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, पिक्चर कंपोजिशन. तो इसमें फ्री कंपोजिशन की बात बोली हुई है. तो स्टोरी राइटिंग में भी हम फ्री होते हैं, ऐसे राइटिंग एंड पोएट्री राइटिंग में भी वी आर फ्री टू राइट अवर आइडियाज. लेकिन यहाँ जो पिक्चर कंपोजिशन है इसमें हमें लिमिटेड यूज करना होता है. जो पिक्चर दी हुई है उसी से रिलेटेड हमें लिखना होता है. 93 क्वेश्चन, हु हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज हाफ मैन इन द प्ले हैमलेट. तो हैमलेट में किसको हाफ मैन कह के डिस्क्राइब किया गया है? द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डेनस्टर्न. हैमलेट के फ्रेंड रहे हैं ये, तो इनको ही हाफ मैन बोला गया है. देन 94 क्वेश्चन, द नेटिव ह्यू ऑफ रिसोल्यूशन इज सिक्लाइड ओवर विद द पेल कास्ट ऑफ थॉट. तो हु अटर्स द अबव वर्ड्स इन द प्ले हैमलेट. तो ये जो वर्ड्स हैं ये किसने यहाँ पे बोले हैं हैमलेट प्ले में? 94 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, हैमलेट. देन 95 क्वेश्चन, who amongst the following has been called by Dowden as a smallest, shriller, fiercer, more eager piece of malice. So 95 question, the correct answer will be A here, Regan. Then 96 question, the tyranny of the open night is too rough for nature to endure. Who utters these words in the play King Lear. तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया है, पड़ोस में क्या है ना, थोड़ा म्यूजिक प्ले हो रहा है किसी के यहाँ पे. तो चारों तरफ से मैंने विंडो बंद कर दी है. तो
आई होप इसमें कोई साउंड ज़्यादा नहीं आ रहा होगा वीडियो में। तो 96 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, कैंट। Then 97 question, of all Shakespeare's tragedies I would answer not even excepting King Lear, Othello is the most painfully exciting and the most terrible. तो who made the above statement? तो ये जो स्टेटमेंट है किसने बोली है? The correct answer will be C here, A.C. Bradley. 98 question, Oh beware, my lord, of jealousy, it is the green-eyed monster which doth mock the meat it feeds on. Who utters these words in the play Othello? So the correct answer will be C here, Iago. Then 99 question, at which event do Orlando and Rosalind meet? तो ओरलैंडो एंड रोजालिंड की जो मीटिंग हुई थी तो वो कौन सी इवेंट पे हुई थी? द करेक्ट आंसर विल बी हेयर, अ रेसलिंग मैच। 100 क्वेश्चन, व्हाट नेम डज रोजालिंड अज्यूम फॉर हर डिस्गाइज्ड सेल्फ? तो जब उन्होंने अपने आप को डिस्गाइज कर लिया था रोजालिंड ने, तो उन्होंने अपना क्या नेम रख लिया था? तो 100 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी ए, गेनीमेड। 101, द प्लूरल फॉर मैन सर्वेंट। तो मैन सर्वेंट के लिए हम कौन सा प्लूरल यूज करेंगे? चार ऑप्शन अच्छे से देख लीजिए आप। सो 101, द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, मैन सर्वेंट। तो देखिए इसमें मैन को भी प्लूरल बनाएंगे और सर्वेंट्स को भी। 102 क्वेश्चन, द प्लूरल फॉर हैंडफुल। तो हैंडफुल का हमें प्लूरल बताना है यहाँ पे। द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, हैंडफुल। तो देखिए हैंडफुल को हैंडफुल ही लिख करके बाद में हमें एस ऐड कर देना है, तो हैंडफुल्स हो जाएगा इसका। 103 क्वेश्चन, आई हु इज योर फ्रेंड विल नॉट वर्क विद यू, नो एरर। तो 103, द करेक्ट आंसर विल बी हेयर। तो देखिए हु से पहले जो हमारा सब्जेक्ट है वो आई है, तो आई के अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज करना है, तो यहाँ पे एम आएगा इज के प्लेस पे, तो हमारे इसमें बी पार्ट में एरर है। 104, अ फ्यू बॉयज हैज कम एंड नो एरर। सो 104 इसके सी पोर्शन में एरर है। यहाँ पे हमें हैव प्लूरल वर्ब का यूज करना है, अ फ्यू के साथ हमें प्लूरल वर्ब यूज करनी है। देन 105, अ लिटिल मनी वर स्पेंट एंड नो एरर। तो 105, द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, वर। तो देखिए मनी क्या है, यहाँ पे मनी के साथ हमें वाज का यूज करना है, क्योंकि मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो जल्दी से मैं इस वीडियो को फिनिश करना चाह रही हूँ, बहुत ज़्यादा सच में शोरगुल हो रहा है यहाँ पे, आपको शायद नहीं फील हो रहा होगा वीडियो में। तो 106 का क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू प्राइमरी ऑक्सिलरी। सो 106, द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, द सोल पर्पज ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी इज टू डेमोन्स्ट्रेट द सुपर सेगमेंटल फीचर ऑफ एक्सप्रेशन। 107, which of the following is an example of indirect personal pronoun reflexive। तो indirect personal pronoun देखना है हमें reflexive। तो personal pronoun कौन से होते हैं? I and we होते हैं बस। तो इसमें देखते हैं I और we के हिसाब से कौन सा बैठेगा personal pronoun of reflexive। तो रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं, बाद में सेल्फ को यूज करते हैं, लेकिन इन्होंने क्योंकि यहाँ इनडायरेक्ट पूछा है तो हम यहाँ पे डी लगाएंगे, टू माई सेल्फ। 108, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एज अ रूल ऑफ ग्रामर। तो इनमें कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है? द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, डी ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है, बाकी सब इसमें करेक्ट हैं, तो अच्छे से पढ़ लीजिए आपको करेक्ट ऑप्शन वाला। देन 109, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें स्पेलिंग देखनी है हमें, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर, बिसीज, BESIEGE। 110, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड।
110, the correct answer is B here, DILEMMA, dilemma. 111, correct spelling, यहाँ भी correct spelling देखनी है. The correct spelling is D here, corroborate, CORROBORATE. अब यहाँ पे एक पैसेज है, मैं इसको एक बार रीड करने वाली थी, चलो जल्दी से कर ही देते हैं. शांति निकेतन, August 17, 1998. The rainy season has returned and the man is back at his work. He is Pannalal Patel, the man who has completed 96 years and is still going strong. Pannalal was once a terrorist, then he turned into a Gandhian. At present, his mission is mean Mangal और द वेल बींग ऑफ फिश एज ही कॉल्स इट. तो देखिए पन्नालाल के बारे में बात हो रही है. 96 ईयर के हो चुके हैं वो, और ये जो दिन है शांति निकेतन में अगस्त 17, 1998 का जो डे है, रेनी सीजन चल रहा है, और 96 ईयर के होने के बाद भी वो अभी भी स्ट्रॉन्ग हैं. शुरू में वो टेररिस्ट थे, बाद में वो चेंज हो गए, गांधीयन बन गए, वो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित हुए और उन्होंने मीन मंगल जो मिशन है उसको स्टार्ट किया. मीन मंगल क्या होता है कि फ़िश को बचाने का जो एक मिशन होता है उनका, कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़िश को हमें प्रोटेक्ट करना है. कम द रेन्स एंड पन्नालाल वुड रिलीज मिलियंस ऑफ यंग सलमन्स इनटू rivers flowing through the neighborhood. He says that water without fish is just as absurd as fish without water. तो उनको लगता है जैसे वाटर के बिना मछलियाँ अधूरी हैं, ऐसी मछलियों के बिना वाटर भी अधूरा है. तो on Independence Day Eve, he had as if an appointment with the Ajoy the river. तो river का नाम देखिए, Ajoy. He loves and adores. Then choked up with silt sand from bank to bank. The river remains almost dry throughout the year except in the rainy season. So once called the Crazy River for often changing its course, Ajoy is now better known for the great floods at intervals of some years by flooding the villages on its banks. It then washes away people and cattle and houses and brings great misery. The appointment day arrived. It was a cloudy afternoon at Palitpur, the venue of the program, whereas new bridge has been built across the river. Short speeches were made, songs we sung. Mr. Patel took a handful of young salmon and threw them into the water once, twice, thrice. Others followed him. The hero of the day looked happy and a smile lit up his wrinkled face. But some fishermen in the crowd were rather skeptical about the usefulness of the program. Will the fish, when grown up, return to the same waters and be caught in their nets? Perhaps not, they talked among themselves. Mr. Patel, however, does not bother himself about who catches how much fish in which waters. He himself is a complete vegetarian. His only concern is the well-being of fish. जैसे वो फिश को फेंक रहे थे तो सभी लोग देख रहे थे कि किसके नेट में वो फिश आएगी वापस, लेकिन मिस्टर पटेल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो क्या है, वेजिटेरियन है. So 112 question is Pannalal Patel, who is very old, is still. The correct answer is A, strong. कि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं लेकिन फिर भी क्या है, वो स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत अभी भी मजबूत हैं. 113 क्वेश्चन, पन्नालाल हैड एन अपॉइंटमेंट विद द रिवर अजॉय. तो पन्नालाल जो थे उनकी अपॉइंटमेंट थी रिवर अजॉय से. तो डेट बतानी है, कौन सी डेट में. 113, the correct answer will be D here, on 14th August evening. 114 question, the Ajoy floods its banks. Then the correct answer will be C, every few years. Then 115, according to Pannalal, water without fish is. तो water without fish क्या है उनके according. The correct answer is A, unthinkable. Then 116, the object of Pannalal's program
एट पलितपुर वॉज द वेलफेयर ऑफ, तो किसकी वेलफेयर के लिए उन्होंने प्रोग्राम बनाया था? फिश, मछलियों के वेलफेयर के लिए। 117 एट सनसेट द जनरल टेकिंग डिसीजन मार्च्ड फॉरवर्ड द, क्या करना है इसमें देख लेते हैं, पंचुएट, इन्हें पंचुएशन देखनी है, इसकी पंचुएशन मार्क्स देखने हैं। तो चारों ऑप्शन आप अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं आंसर बताती हूँ। द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर। एट सनसेट द जनरल टेकिंग डिसीजन मार्च्ड फॉरवर्ड। 118, इसमें भी पंचुएशन मार्क देखने हैं। तो द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर। अमृत शर्मा इज अ मेट्रो रेलवे एम्प्लॉय। 119, read not to contradict, not to believe, but to wake and consider। तो पंचुएशन मार्क्स देख लीजिए इसमें। द करेक्ट आंसर विल बी डी। रीड not to contradict, not to believe, comma, but to wake and consider। Then 120 question, Spencer the great English poet lived in the time of Queen Elizabeth। तो 120 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर। स्पेंसर द ग्रेट इंग्लिश पोएट। अब देखिए यहाँ से यहाँ हमारा सेंटेंस मूव कर रहा है, लेकिन ये बीच में हमने एडिशनल फ्रेज डाला हुआ है। तो ये कौन सा फ्रेज है हमारा? एडजेक्टिव फ्रेज है। तो स्पेंसर द ग्रेट इंग्लिश पोएट लिव्ड इन द टाइम ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। देन 121 क्वेश्चन, वर्ब। हम यहाँ देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ब। हमें देखना है इसमें क्या फिल करना है। इसमें वर्ब लिखा हुआ है, लेकिन ये वर्ब तो मुझे नहीं लग रही हैं। 121 क्वेश्चन, हिज स्पीच वाज सच डैश आई एक्सपेक्टेड हिम टू डिलीवर। द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर। सच के साथ हमें एज का यूज करना होता है। अब यहाँ देख लेते हैं 122, माई पोजिशन इज द सेम डैश योर्स। 122, द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर। माई पोजिशन इज द सेम एज योर्स। 123, डैश इज द गर्ल आई टोल्ड यू ऑफ। द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, दैट इज द गर्ल आई टोल्ड यू ऑफ। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। 124 क्वेश्चन, आई नो द विलेज डैश ही लिव्स इन। तो विलेज के साथ यहाँ देखते हैं क्या फिल कर सकते हैं हम। द करेक्ट आंसर विल बी दैट। आई नो द विलेज दैट ही लिव्स इन। यहाँ पे वेयर होता तो हम वेयर भी फिल कर सकते थे, लेकिन वेयर नहीं है, तो दैट इज द सुटेबल ऑप्शन। 125 क्वेश्चन, द पीपल हु जस्ट डैश द प्लेन आर आर्टिस्ट। सो यहाँ सुटेबल वर्ड हमें देखना है कौन सा है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर, बोर्डेड। द पीपल हु जस्ट बोर्डेड द प्लेन आर आर्टिस्ट। तो आज का ये सेशन कंप्लीट हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ हम मिलते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि इसकी आपको पीडीएफ भी चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे टाइप कीजिए मीनाक्षी शर्मा MS TGT PGT इंग्लिश, और उसको टाइप करने के बाद आपको वहाँ पे सारी की सारी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय।